समाज के सम्मान में, समाज के सम्मान में, समाज के सम्मान में डीएसपी की क्या पहचान, डीएसपी की क्या पहचान। आदरणीय सांसद जी आपके बीच में। सर्वप्रथम करुणा के तथागत गौतम बुद्ध सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक कोल्हापुर विरासत के पूर्वी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता बौद्ध सत्व भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मुस्लिमों और आदिवासियों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले बाम सेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम साहेब एवं बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, और आज दिल्ली प्रदेश की इस आवश्यक बैठक में हमारे बीच में उपस्थित केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर सुरेश आर्या जी, प्रदेश के अध्यक्ष राजेश कंवर जी, और साथ ही बामसेव के प्रदेश का जो बागडोर देख रहे हैं, हम सबके गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं, विश्वविख्यात व्यक्ति हैं प्रोफेसर विवेक कुमार जी, और हमारे सारे जोन के इंचार्ज जिधर बैठे हुए मंच की तरफ के साथ साथ मेरे सामने बैठे तमाम बहुजन समाज पार्टी के जाबाज सिपाहियों और माताओं बहनों, आप सभी लोगों को क्रांतिकारी जय भीम। निश्चित तौर से आज की बैठक आपकी समीक्षा की बैठक थी, जिसमें हमें अभी आपके काम से सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि मैंने 2 बार आपकी समीक्षा करी। पहले मैंने जोन के इंचार्ज को बुलाया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, क्योंकि उसमें लिमिटेड लोग आ सकते थे, करीब 40 लोग वहाँ पे थे, और आज भी करीब 200 लोग के आसपास, 200 प्लस होंगे, 200 प्लस में यहाँ पर कुर्सियाँ भी कम बढ़ गई, क्योंकि उम्मीद भी नहीं थी कि इतने लोग आएंगे। मुझे कुर्सियों में कंजूसी करी, कुर्सियाँ कम बढ़ गई, जगह बहुत है। कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी काम से सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैंने दोनों जगह का मैंने 11 तारीख को जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपने समीक्षा कराई, और आज की समीक्षा में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं हुआ। 1-2 जगह पे हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्लेसेस पे कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ 1 हफ्ते के अंदर। आज 11 से लेकर आज 20 तारीख हो गई, अप्रॉक्सीमेट 9 डेज हो ही गए नहीं, और आप 1 हफ्ता मान लो तो 1 हफ्ते में कम से कम 2 से 3 सेक्टर बनने चाहिए थे, लेकिन वो काम अभी नहीं हुआ है। तो मैं सेटिस्फाई नहीं, बाकी लोग सेटिस्फाई हो तो भाई अपनी खुशी बनाइए आप। लेकिन मैं अभी इस बात पर खुश नहीं हूँ कि काम पूरा हुआ। मैं तब खुश हो जाऊंगा जब मेरा बूथ कमेटी भी बनकर तैयार हो। इसलिए बहुत बड़ा काम नहीं दिया गया था। 70 विधानसभाओं से ही 21 विधानसभाओं का सिलेक्शन किया गया, वो भी आपके द्वारा किया, वो मेरे द्वारा भी नहीं किया गया। मैंने आपसे बोला कि आप अपने हिसाब से सिलेक्शन कर दो, लेकिन काम चाहिए। बिना काम के तो आप पिछले 25-30 सालों से भी दिल्ली में BSP नहीं कर पाया। मानते कि नहीं मानते? हम कितनी भी लंबी लंबी बातें आपसे करते रहे, लंबे लंबे कैडर भी दे दें, लंबे लंबे बहुत भाषण दे दें आकर के बीच में, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला। हम हर बार वही 200, 300, 400, 500 लोगों के बीच में पहुंचेंगे, और हर बार 2, 3, 4, 5 लोगों को समझाने का काम करेंगे, फिर बार बार आएंगे, फिर बच जाएंगे, कोई दूसरा प्रभारी आएगा, फिर वही 500 लोग आएंगे, फिर उनको समझाएगा, फिर तीसरा प्रभारी आएगा, फिर 500 लोग वही आएंगे, फिर समझाएगा। लेकिन पार्टी की बात तो नहीं बढ़ने वाली।
पार्टी की बात को अगर बढ़ाना है तो कम से कम दिल्ली के अंदर आपको 1 लाख कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करनी पड़ेगी। 1 लाख कार्यकर्ता। आप मेरे समझ दिल्ली में जो हमें वोट मिला है पार्लियामेंट में कितना मिला? 64,000 ऐसे ही 61,000। आप समझिए आप किस मुहायने पे खड़े हैं। जिस पार्टी में हम आज पूरे रात दिन एक किए हुए हैं और बड़ी मेहनत के बाद भी हम पार्लियामेंट में 61,000 वोट लेकर के आ पाए। लेकिन मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ आपसे, बोला 1 लाख वर्कर खड़े करते हैं तो आपके लिए चंबा है कि दिल्ली में 61,000 वोट पाते हैं और सांसद जी बोले 1 लाख वर्कर खड़े करते। निश्चित तौर से बहुत बड़ा हमारी चैलेंजिंग टास्क होगा, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी उसके लिए और एक दिन में नहीं हो पाएगा। और ये हो सकता है कि अगले 3 साल में 2.5 साल 3 साल 3.5 साल भी लग जाए। ये भी मैं कहता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं आज बोलूँ आह्वान को भाई 1 लाख वर्कर तुम खड़े करो तो आप जाओगे 1 महीने 2 महीने 4 महीने 1 साल में, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर आप रात दिन एक करके एक जुनून लेके चल पड़े कि दिल्ली फतेह करनी है, इसे भी करना है तो करना है, ये जुनून लेके चलिए कि दिल्ली फतेह करनी है। और दिल्ली फतेह करने का जो ख्वाब लेके जुनून लेके चलेंगे और जो उसको फतेह करना है तो आपको 1 लाख की सेना खड़ी करनी पड़ेगी। जब तक 1 लाख की सेना आपके पास नहीं, दिल्ली फतेह नहीं कर सकते आप। 70 विधानसभाएं हैं, जब तक आपकी हर विधानसभा में 70 विधानसभा में 12-13 हजार लोग आपके बारे में बोलने वाले लोग नहीं हैं तो आप 80-90 हजार वोट कैसे लेके आए? मानते कि नहीं मानते? अगर मान लीजिए 12,000 लोग भी आपने खड़े कर दिए और 12,000 लोगों ने भी वोट कर दिया तो माने कि मल्टीप्लाई 5 कर दो तो 60,000 वोट तो आप पा रहे हो। एक घर में 4 से 5 वोट होता है। अगर 12,000 लोगों को आपने खड़ा किया, पॉजिटिव किया पार्टी के प्रति तो 50-60 हजार वोट लेके तो आ रहे हो। लेकिन आपको जितना है 80 जलाना है, कहीं 70 लेके आना है, कहीं 60,000 ऊपर लेके आना है तो वो तभी पॉसिबल होगा जब 10 से 12,000 लोग बीएसपी के बारे में उस विधानसभा के अंदर बात करना शुरू करें। बहुत इजी भी है, बहुत मुश्किल भी नहीं काम। अगर मुश्किल होता तो दिल्ली में आप 14% वोट कभी नहीं ला पाते। आप अपना इतिहास उठा के देखो कि आपने करके दिखाया और ये कर सकते हैं। कई सारे ऐसे स्टेट हैं, कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पे हम बहुत आगे बढ़े, बस अपने गोल को अचीव करने ही वाले थे लेकिन एकदम से सेटबैक में एकदम डाउन। बड़ी साजिश ही हो सकती है उसमें भी नहीं कह सकते कौन सी बड़ी साजिश थी, क्या था, एकदम से हम नीचे डाउन नहीं गिरे, बहुत बड़ी बात है मगर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं उस बात को लेकर चल रहा हूं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमने इतिहास में क्या यहाँ पर करके दिखाया, उसी इतिहास को दोहराना है, उसमें प्लस करना है। अगर 14.5% वोट लेकर के आए तो आज हम उसको 28% कैसे करें, ये तैयारी करके चल रही है हमें। और उसी तैयारी के तहत आपको बहुत बड़ा टास्क दिया गया। और ये भी मुझे मालूम है दिल्ली के अंदर हमारे पास जो मैन पावर है, जो काम करने वाले लोगों की क्षमता है, कार्य करने वाले लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी संख्या नहीं है हमारे पास, एक लिमिटेड संख्या है। बट उन्हीं लिमिटेड सिपाहियों के साथ में काम करके 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर 1.5 साल कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली की जंग अभी दूर है कि नहीं है? कब है? 27 में। उसके बाद मेन चुनाव कब है? 28 में। विधानसभा 30 में। अभी चल कितना रहा है? 25 चल रहा है ना, 30 में होगा विधानसभा। तो हमारे पास बहुत से विषय है। अगर हम कंटिन्यू अपने कार्य को ऐसे धीमे धीमे प्लस करते रहे, जोड़ते रहे, प्रोग्रेस करते रहे, एक दिन में पॉसिबल नहीं कि आप लोग इधर से निकल पड़ोगे काम हो जाएगा, कोई पॉसिबल नहीं। किसी भी बात को, किसी भी परसेप्शन को चेंज करने में टाइम लगता है, माहौल बनाने में टाइम लगता है, लोगों को जोड़ने में टाइम लगता है। अभी मेरे कई साथियों ने बोला कि साहब वहां आप जाते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा। कई ऐसी विधानसभाएं हैं कि हम जाते हैं, लोग सुनते हैं लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कि नहीं है? वो भी हमारे लिए एक समस्या है। हमारा समाज इतना ताकतवर भी नहीं है, या मैं कहूँ इतना मेंटली भी इतना स्ट्रांग नहीं हो रहा
कि हम ना पहुंचे, अगर हमारा आदमी पहुंच भी जाए तो हमारे साथ में चल जाए, कार्रवाई में जुड़ जाए, अभी उसको समझाना पड़ रहा है, उसको बार बार जाके नॉक करना पड़ रहा है, उसको बताना पड़ रहा है कि भाई बीएसपी आपके लिए काम कर रही है, बीएसपी आपके उत्थान के लिए काम कर रही है। उन्हें लगता है कि यार बीएसपी तो कमजोर हो, बीएसपी से मैं क्या फायदा मिलने वाला, दिल्ली में बीएसपी क्या कर पाएगी, उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है। लेकिन अगर बहुजन समाज दिल्ली में अगर हम जोड़ने में कामयाब हुए तो 100% ये तमाम जो पार्टियां सपना देखे बैठी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनको बहुत बड़ा झटका बहुजन समाज पार्टी देगी और बीजेपी से सीधा टक्कर लेने का काम करेगी दिल्ली के अंदर। ये माहौल बन रहा है। अभी आपने देखा पूरे देश के अंदर, खास तौर से दिल्ली के अंदर भी बुलडोजर से मकान तोड़ने का काम चल रहा है। बुलडोजर से आए दिन झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। आपको याद होगा कि महात्मा कांशीराम साहब ने राज्यसभा के अंदर बात की, ये पलायन हो रहा है, बहुजन समाज के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, गांव से छोटे कस्बों से निकल करके इन दिल्ली या मुंबई या बड़े बड़े शहरों की तरफ आना पड़ता है, और वो वहां पर नाले के किनारे या कहीं गंदी जगह को साफ करके वहां पर झोपड़ी बना करके रहना शुरू करते हैं, और बस 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। और एक क्रम चालू रहा। 20 साल से 30 साल से लोग आए गए दिल्ली में, जहां जगह सरकारी मिली वहां बस गए। लेकिन जैसे जैसे सरकारें बदलती रही तो सरकारों की सोच भी बदलती रही, हमारे प्रति खास तौर पर, उनके लिए नहीं है, हमारे लिए खास तौर पर। आपने दिल्ली का चुनाव देखा कि दिल्ली के चुनाव के बाद कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी जमीन को बता करके यहां से हजारों नहीं लाखों की संख्या में झुग्गियों को तोड़ने का क्रम किया, और ये क्रम अभी जारी है। जबकि ये नियम है कि किसी को आप विस्थापित करते हैं, किसी को हटाते हैं, तो आपको उनके रहने सहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी आप किसी को हटा सकते हैं। लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन, क्योंकि आप बैठे बहुजन समाज के लोग बैठे, उनकी कोठियां नहीं टूट रही है। आपने कभी सुना कि खान मार्केट में कभी कोई सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, लोगों ने कोठियां बनाई तो तोड़ी गई? कभी सुना आपने? नहीं। तो वहां भी सरकारी जमीन होगी भाई, कि वहां की जमीन ही नहीं थी क्या? आपने कभी सुना कि किसी राजा महाराजा का जो महल बना हुआ है उसके पास कोई रजिस्ट्री है क्या? राजा महाराजाओं ने जो बड़े बड़े महल कोठियां खड़ी करी है, क्या किसी जमीन को खरीदा था क्या? कि उनके पास कोई रजिस्ट्री है क्या? लेकिन बहुजन समाज के लोग इस देश के अंदर 90% बहुजन समाज के लोग देश के अंदर सरकारी जमीनों पर रहते हैं। कहीं वो बंजर जमीन है, कहीं वो बचत की जमीन है, कहीं वो आबादी की जमीन है, कहीं गांव के किनारे की जमीन है, गांव में लाके बसाया गया ताकि बहुजन समाज के लोग, SC ST के लोग हमारे लिए फ्री में काम करें, हमारे लिए बेगारी का काम करेंगे, हमारे खेतों में जोताई का काम करेंगे, हमारे जानवरों का जो गंदगी साफ करने का काम करेंगे। ऐसे ला के बसाया गया उनको। और 30 से नहीं, हमारी समझ से सैकड़ों साल से मेरा बहुजन समाज के लोग इसी कंडीशन में रहते हैं। लेकिन बीजेपी जब से आई तब से पूरे देश में क्रम चेंज किया। अब पूरे देश के अंदर जहां जहां बहुजन समाज के लोग रहते हैं और उनके नेता, उनके अभिनेता बुलडोजर लेके पहुंचते हैं, कहते हैं ये तो सरकारी जमीन खाली है। अब हमारे लोग भी परेशान कहते हैं कि मेरे बाबा, मेरे दादा, मेरे पर बाबा भी इसी जमीन पर रह गए, मरे यहीं पे, मैंने जीवन पाला, अब तुम करो खाली करो। तो आप बिल्कुल खाली कर सकते हैं, जमीन तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तुम्हारे पास रजिस्ट्री इसकी नहीं है, आपको जमीन खाली करनी है। आप रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आपके बच्चों की सब कुछ भविष्य दांव पे हो गया, बच्चों की पढ़ाई खत्म हो रही, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। बुलडोजर ने आपके मकान को जबरन तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। ये क्रम पूरे देश के अंदर जारी है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, ऐसे तमाम मेरे सामने केसेस आते रहते हैं। साहब मेरा मकान टूट रहा है, मेरे कह रहे हैं जमीन सरकारी जमीन में रह रहा हूँ, मकान तोड़ने आ गए, बुलडोजर लेके आए। एक क्रम नहीं, हर जगह से बहुत से कार्यकर्ता BSP के बेचारे फोन करते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको उम्मीद है कि BSP की आवाज उठाती है, जो हमारे लिए काम नहीं करते, वो लोग भी फोन करते हैं, वो लोग भी लेटर भी देते हैं, साहब मेरा मकान टूट रहा है, मेरे ये ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तमाम ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आपके SC ST के बच्चों की पढ़ाई को खत्म करने की प्लानिंग की जा रही, मकान भी तोड़े जा रहे हैं, नौकरी छीनी जा रही, शिक्षा को खत्म किया जा रहा। आपने खुद देखा कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने 27,000 स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर दिया।
उससे पहले 29,000 स्कूलों को मध्य प्रदेश में बंद किया गया। हरियाणा के अंदर भी 5,000 स्कूलों को बंद किया गया। सबसे पहले शुरुआत हरियाणा से की गई और कहा गया जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे 500 रुपये फीस देंगे और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे उन्हें 1100 रुपये मिलेंगे। आप सोचिए क्या उल्टी गंगा बात है कि जो प्राइवेट स्कूल में जाएगा 1100 उसको मिलेगा और सरकारी स्कूल में पढ़ रहे तो 500 फीस दे। क्या प्लानिंग है कि हमारे जो लोग हैं सरकारी स्कूल से नाम कटवा करके प्राइवेट स्कूल में जाएं ताकि उन्हें मौका मिल जाए कि भाई सरकारी स्कूल में कोई पढ़ने नहीं आ रहा तो भी सरकारी स्कूल बंद करो, कोई बच्चे नहीं आ रहे बंद करो इसको। और कुछ दिन के बाद जब उसको बंद कर देंगे तो सरकारी स्कूल जब बंद हो गए तो प्राइवेट वालों का जो 1200-1100 मिल रहा है वो भी बंद। अब प्राइवेट स्कूल वाले बोलेगा कि भाई मेरे स्कूल की फीस तो 2,500 रुपये। आपने तो खुद देखा दिल्ली में आप अपने बच्चे पढ़ाते होंगे तो ठीक ठाक अच्छा स्कूल होगा, मीडियम लेवल का भी होगा तो उसकी भी फीस 8,000 10,000 रुपये बोलते हैं, 7,000 बोलते कि नहीं बोलते, 5,000 बोलते। अब आप सिलेबस लेने जाओगे तो 10 सिलेबस भी मिलेगा 20,000 रुपये का। माने कि कक्षा 1 का होगा या नर्सरी का है KG का भी होगा उसका भी टोटल खर्चा 20,000 रुपये आता कि नहीं आता। तो माने कि शिक्षा को भी आपसे छीनने की प्लानिंग उन्होंने कर दी। पहले आपकी नौकरी छीन ली, रिजर्वेशन को खत्म किया, कॉन्ट्रैक्ट भर्ती करी गई, उसमें रिजर्वेशन आपको मिल नहीं रहा, लेटर एंट्री के जरिए IS और सचिव बैठा दिए गए, उसमें रिजर्वेशन आपको मिल नहीं रहा है, मकान आपके छीन लिए गए, सरकारी जमीन बना के आपको तोड़ दिए गए। अब शिक्षा पे भी हमला होगा, शिक्षा भी छीनने की प्लानिंग करें। फिर आपके कहाँ जाए? कभी सोचा? शिक्षा भी नहीं है, घर भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है और बच्चा पूछा अब बीजेपी आपको घोषित करने वाली है विदेशी, जो खुद विदेशी है आपको विदेशी घोषित करने जा रही है। माने खुद ये नियम है कि मूल निवासी वो नहीं है, वो तो बाहर से आए हुए लोग, और जो बाहर से आए हुए लोग आपको बोलने जा रहे हैं आप बांग्लादेशी हो। नो मैंस लैंड बिठा के फेंक देंगे, जबरन फेंक देंगे, क्योंकि आपके पास अब SIR लेके आ रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिफाइड वेरिफिकेशन। अब वो उसको लेके आ रहे हैं, SIR लेके आ रहे हैं, उसमें कहेंगे आप अपने बाबा का अपनी माँ का बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ, अब आवास लेकर के आओ। कब का आवास लेके आओ? 1972 का 70 का बर्थ सर्टिफिकेट माँ बाप का लेके आओ। अब माँ बाप का सर्टिफिकेट किसी पास होगा? बहुत सारे नौकरी भी कर रहे होंगे, उनके पास भी नहीं होगा। तो सही कह रहा हूं, उनके पास भी नहीं होगा। अगर जो आज की डेट में रिटायरमेंट जिनका होने वाला है, आज जो 60 साल के आसपास होने वाले हैं, अगर उनसे एक्चुअल पूछ लो कि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है तो शायद वो उन्होंने भी कुछ ऐसे लिखवा दिया होगा। अभी आपने देखा कि जितने रिटायरमेंट होते हैं सब जनवरी में होते हैं। 31 दिसंबर को आधी दुनिया रिटायरमेंट होती है, 31 दिसंबर या जुलाई में रिटायरमेंट यही होगा उनका। सब होता नहीं होता, कोई अक्टूबर में नहीं होता, कोई सितंबर में नहीं होता, कोई मार्च में नहीं होता, कोई अप्रैल में नहीं होता। तो डेट ऑफ बर्थ मतलब कुछ है गड़बड़ मामला, उनके पास भी नहीं। लेकिन आप गवर्नमेंट आपसे कहे कि भाई आपको मकसद साफ है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से काटना है। 2 रीजन। झंडा लगा देंगे, लगाएंगे लगाएंगे, तिरंगा तो हमारे साथ है, झंडा झंडा। लेकिन दुर्भाग्य हमारी कितनी होगी, अगर पूरे देश में अकाउंट कर लें तो 11% के आसपास है कि नहीं है, 14% डाउन हो। अभी अगर आप सर्वे कर लो तो काफी 3 से 4% डाउनफॉल में हो जाए। और सबसे बड़ी बात और भी, बीएसपी पूरे देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, गरीबों की और मुस्लिमों की ताकत तो बनती है, लेकिन हमें पूरे देश में उस ताकत के हिसाब से वोट भी नहीं मिलता, पूरे देश में नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश को छोड़ दीजिए, और एक आधे छोटे मोटे स्टेट जहां हमें
जिनको मानना कांसीराम साहब ने जोड़ा, वहां तो मिलता है, लेकिन वहां भी परसेंट में कम मिल रहा है। हमारी आबादी तेलंगाना में कितनी है? 17%। तमिलनाडु में आबादी कितनी है? 23%। पश्चिम बंगाल में आबादी कितनी है? 24%। पंजाब में आबादी कितनी है? 28%। लेकिन अगर उसको जोड़ दें, हमें और कितना मिलता है? 2%, 1.5% मिलता है कि नहीं मिलता? 3%, 3.5% मिलता है। अगर ये पूरी आबादी बीएसपी की तरफ ट्रांसफर हो जाए, कि माने अगर पश्चिम बंगाल में 24% हमारे लोग हैं, 24% वोट दे दें। उड़ीसा में SC ST को मिला दें तो 40% होते हैं। माने अपने दम पे सरकार बना सकते हैं। अगर वो साथ में आ जाए तो राजा वो बन जाए। अगर मध्य प्रदेश में SC ST के साथ में आ जाए तो 44% होते हैं, वो अपने आप पे मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ऐसे राजस्थान का मामला भी सेम है। और आप पंजाब में जाएं, अगर पंजाब में पूरा दलित जो बिरादरी बैठी है पूरी एक तरफा एक साथ हो जाए तो 28% वोट बन जाए। इतने में तो आपकी पता नहीं कितने विधायक कितने सांसद बन के तैयार होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन हम बड़ी अथक प्रयासों करने के बाद भी सब कुछ जोड़ नहीं पाते, क्योंकि डिवाइड एंड रूल जो आज की डेट में जो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने हमारे बहुजन समाज में ही फूट डाल दिया। फूट डालो और राज करो। और इसका भी एक और ताजा उदाहरण आपके सामने आया कि रिजर्वेशन कोड वर्गीकरण का हुआ कि नहीं हुआ। आरक्षण का जो वर्गीकरण हुआ वो एक उसका एग्जाम्पल है। हम उसके अगेंस्ट में नहीं थे। हम तो ये कहते हैं भाई जो करना है तुम्हें पार्लियामेंट के सेशन को बुलाइए। ये मामला पार्लियामेंट का, रिजर्वेशन मिला है हमें तो पार्लियामेंट से मिला कि नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात है, रिजर्वेशन कोई इकोनॉमिक आधार पर नहीं मिला, ये छुआछूत ऊंच नीच सामाजिक बैकवर्डनेस के आधार पर मिला था। और आप उस थीम को चेंज कर रहे हैं।